अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डॉट नेट कोर कोड की एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखेंगे। फिर उसके बाद डॉट नेट कोर एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है इसको समझेंगे, और इसको समझने के बाद सी शार्प लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर नंबर्स, टेक्स्ट, बूलियंस और नल वैल्यूज शामिल हैं। डॉट नेट कोर कोड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इस स्लाइड में हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस की डिटेल्स देखेंगे। अज्यूम करें आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर सोर्स फाइल्स हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपने लिखी हैं। पहली फ़ाइल आपके पास एफ शार्प के अंदर है, सेकंड फाइल सी शार्प के अंदर है और थर्ड फाइल वीबी के अंदर है। इन फाइल्स को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर यूज़ होता है। वीबी और सी शार्प को कंपाइल करने के लिए रोजलिन कंपाइलर यूज़ किया जाता है डॉट नेट कोर में, और एफ शार्प के लिए एफ शार्प कंपाइलर यूज़ होता है। जब आपकी जो कोड है कंपाइलर को यूज़ करते हुए कंपाइल होता है तो एक आउटपुट फाइल बनती है। इस आउटपुट फाइल के अंदर आपके पास कौन सा कोड होता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड होता है, ठीक है। इसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा एक मेटा डेटा भी जनरेट होता है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड है, ठीक है। यानी कि ये कोड जो है ये डायरेक्ट आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक सीपीयू होता है, ठीक है। और मेटा डेटा से क्या मुराद है? मेटा डेटा से मुराद इंटरमीडिएट लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन को मेटा डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन से फंक्शन हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, तो डिटेल जो कोड के बारे में जो डिटेल है वो आपके पास मेटा डेटा के अंदर होती है, ठीक है। अब ये चूँकि एक इंडिपेंडेंट कोड है, नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड है, किसी भी मशीन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। अब अगर आपने इसको किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करना, यानी कि फ़र्ज़ करें विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 या यूनिक्स पे या मैक पे रन करना है, तो इसका मतलब आपको उस मशीन के हिसाब से, उस हार्डवेयर के हिसाब से एक नेटिव कोड जनरेट करना पड़ेगा। जो नेटिव कोड होता है, नेटिव कोड मशीन के ऊपर रनेबल होता है, ठीक है। और नेटिव कोड जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर होता है उसके मुताबिक जनरेट होता है। इंटरमीडिएट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्डवेयर और सीपीयू और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा होता है कि स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो अब आपने अगर इंटरमीडिएट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम या अंडरलाइंग हार्डवेयर के अगेंस्ट उसका नेटिव कोड जनरेट करना है, तो उसके लिए हम कोर CLR यूज़ करते हैं। कोर CLR का मतलब है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। ये मैनेज करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स और इंटरमीडिएट कोड को कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में। लेकिन ये नेटिव कोड में एक दफ़ा में ही सारे नेटिव कोड को कन्वर्ट नहीं कर लेता है। ये यूज़ करता है जिट कंपाइलेशन, ठीक है। GIT का मतलब है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन से मुराद ये है कि नेटिव कोड इंटरमीडिएट कोड के उस पार्ट को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है जो कि अभी आपको रिक्वायर्ड होता है, जो कि अभी आपने एग्जीक्यूट करना है। इसका बुनियादी पर्पस क्या है कि आप एक ही दफ़ा में सारे के सारे कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट ना करें, ठीक है। आप सिर्फ उसी पार्ट को कन्वर्ट करें यूजिंग जिट कंपाइलेशन जो कि अभी आपने रन करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं कि आपके पास सोर्स फाइल्स हैं। सोर्स फाइल्स को आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ। इंटरमीडिएट कोड इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक जेनेरिक कोड है, ठीक है। और इस कोड की इंफॉर्मेशन मेटा डेटा के अंदर है। इस कोड को आपने नेटिव कोड में कन्वर्ट करना है तो उसको कोर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, और वो कोर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को यूज़ करते हुए एक पर्टिकुलर पार्ट को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। नेटिव कोड वो होता है जो कि आप किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर के ऊपर रन कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 7 के अगेंस्ट नेटिव कोड अलग बनेगा। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 के अगेंस्ट नेटिव कोड एक अलग बनेगा। अगर आप विंडोज़ के अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैक यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स या यूबंटू यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो नेटिव कोड बनेगा वो एक अलग बनेगा, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का काम ये होता है कि वो इंटरमीडिएट कोड को नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम।
डॉट नेट कोर वर्सेस डॉट नेट फ्रेमवर्क। लास्ट स्लाइड में हमने कंपाइलेशन प्रोसेस प्लस एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखा है। अब हम डॉट नेट कोर को समझते हैं। बेसिकली डॉट नेट कोर के अंदर क्या क्या होता है। डॉट नेट कोर के अंदर कोर CLR, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, प्लस कोर FX। कोर CLR कोड के एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है, इंटरमीडिएट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन कोर FX क्या है? बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने वेब एप्लीकेशन बनानी है तो वेब के लिए आपको वेब से रिलेटेड लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो फिर कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लाइब्रेरीज़ होती हैं बेसिकली ये आपके पास कोर FX का पार्ट है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं वो बेसिकली कोर FX हैं, जिसको हम बेस क्लास लाइब्रेरी भी कहते हैं। यहाँ पर FX स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो डॉट नेट कोर के अंदर जो कोर CLR प्लस कोर FX, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है और ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करें तो डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली विंडोज़ के लिए है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यूज़ किया जाएगा वो भी सिर्फ विंडोज़ पे ही एग्जीक्यूट हो सकता है, विंडोज़ के लिए है। और जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज हैं, यानी कि जो लाइब्रेरीज हैं, वो भी सिर्फ विंडोज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो अब हमने इसकी थ्योरी तो पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। आप प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो 2019 को ओपन करके कोड को स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम विजुअल स्टूडियो 2019 पे आएंगे और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट कोर को सिलेक्ट कर लें। C# सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कंसोल ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नाम हम इसका डिफ़ाइन कर देते हैं लेक्चर 2 क्रिएट। और अब आपके पास लेक्चर 2 के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि विजुअल स्टूडियो भी क्रिएट कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने program.cs की फ़ाइल क्रिएट कर दिया, कुछ बेसिक कोड लिख दिया जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास डॉट नेट कोर का वर्जन कौन सा है और C# कंपाइलर का कौन सा वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है। इसके लिए आप व्यू पे आएंगे, व्यू पे आके आप टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पावरशेल टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है, अगर आपने डॉट नेट कोर का वर्जन चेक करना है तो हम लिखेंगे डॉट नेट और उसके बाद $- फिर वर्जन, एंटर करें। अच्छा, अब यहाँ पे हमें स्पेस असल में देनी थी तो ये स्पेस मिसिंग थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास डॉट नेट कोर का 3.1 वर्जन यूज़ हो रहा है। अब आपने कंपाइलर का वर्जन चेक करना तो हम लिखेंगे CSC लैंग वर्जन :, ठीक है। CSC लैंग वर्जन :, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक गलती आ गई कि हमारे पास स्पेलिंग हमने LANG लिखना था। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें कि जो सपोर्टेड लैंग्वेज वर्जन है C# के 1.1.9 है और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है? 8 वर्जन यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब अभी जो हम कंपाइलर का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो C# 8.0 के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए आपने टाइप लिखने अगर अज्यूम करें, आपने अगर टेक्स्ट डिफाइन करना, टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, और हम लिखेंगे माय फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। ये हम एक वेरिएबल को नाम दे रहे हैं और इसके अंदर आ जाएगा आपका टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, C# के अंदर जब भी आपने एक स्टेटमेंट को एंड करना है, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं। जब आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करें तो देखिए यहाँ पे एक रेड सी लाइन आ रही है जो कि एरर बता रही है कि भी आपकी स्टेटमेंट क्लोज नहीं हुई। तो आपने यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करना है एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। तो बेसिकली ये आपने एक माई फर्स्ट वेरिएबल एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है और इसके अंदर एक हेलो वर्ड आपने इसकी वैल्यू एक असाइन की है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन में आपने स्ट्रिंग की जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं माई फर्स्ट वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें, जो मैंने नाम दिया, नाम मैंने माई का जो है M स्मॉल स्टार्ट किया और फर्स्ट का F कैपिटल है और इस तरह वेरिएबल का भी V कैपिटल है। इसको हम कैमल केस नोटेशन कहते हैं। तो बेसिकली जब भी आपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं तो इसी तरीके से डिफ़ाइन करने हैं, कैमल केस के अंदर करने हैं, जिसके अंदर वेरिएबल में फर्स्ट जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और अगर उसके अंदर मज़ीद कोई वर्ड्स हैं तो उसमें भी फर्स्ट लेटर
कैपिटल होगा, जैसे यहाँ पे वी है। अब प्रोग्राम को रन करें, रन करने के लिए बिल्ड करें और उसके बाद दोबारा से हम करते हैं, बिल्ड होने के बाद स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करें। तो यहाँ पे देखें आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर प्रिंट किया है। स्ट्रिंग डिफाइन करने का तरीका देख लिया है। अगर आपने एक सिंपल करेक्टर यूज़ करना है तो उसके लिए आप करेक्टर टाइप यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं लेटर, और उसके लिए हम सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं, और इसमें जूम करें आपने ए लिखा है, ठीक है। अब अगर आपने इसके अलावा इंटीजर्स न्यूमेरिक डिफ़ाइन करना, नंबर्स डिफ़ाइन करना, उसके लिए डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इंट डेटा टाइप जो यूज़ होती है नंबर को, जो होल नंबर होता है उसके लिए यूज़ होती है। मिसाल के ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट आई इक्वल टू 7, ठीक है। अगर आपने एक नेगेटिव नंबर असाइन करना है या पॉजिटिव नंबर असाइन करना है, उसके लिए इंट डेटा टाइप यूज़ होती है। अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर असाइन करने तो हम UINT के साथ डिफ़ाइन करते हैं। सेकंड फॉर्ज्यूम करें, इसका वेरिएबल का नाम है सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर मैं माइनस दूंगा तो देखें यहाँ पे आपके पास ये एरर शो करेगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू माइनस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू UINT, ठीक है, अनसाइंड इंट। तो यहाँ पे हमें प्लस पॉजिटिव नंबर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको एक नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इन डेटा टाइप है। अगर आपने अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखना है, यानी कि आपने अगर ऐसी डेटा टाइप डिफ़ाइन करनी, ऐसा नंबर आपको चाहिए जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं। उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, फ्लोट, और फॉर्ज्यूम करें f इक्वल टू 3.5f, ठीक है। अब ये पॉइंट्स के साथ जो आपने लिखी है ये बेसिकली फ्लोटिंग डेटा टाइप के लिए है, जिसके अंदर आपके पास होल नंबर नहीं होता, पॉइंट के बाद की और वैल्यू होती है। और f इसलिए आपने लिखा है, हम बता रहे हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है फ्लोट है। इसी तरह एक और डेटा टाइप यूज़ होती है डबल, ठीक है। डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसकी रेंजेस डिफरेंट है। अब रेंजेस अभी देखते हैं कि रेंजेस कितनी डिफरेंट और इनके साइजेस क्या हैं। इसके अलावा एक और डेटा टाइप यूज़ होती है डेसिमल भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ x इक्वल टू 3.45, ठीक है, ये भी नाम दे दिया है, ठीक है। और इसके लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखते होते हैं m। अगर आपने डेसिमल टाइप बतानी है तो हम यहाँ पे m बताएंगे, जिसका मतलब है कि हम ये टाइप डिफाइन कर रहे हैं, बेसिकली ये एक डेसिमल टाइप है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपने फ्लोट, डबल और डेसिमल देख लिए, तीनों ही फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, को सेव करने यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क है, इनके फ़र्क को समझने के लिए अब हम एक और काम करते हैं। अब हमने एक काम करना है कि अब हम इनको देखेंगे कि इनके जो स्पेस है मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेती है, ठीक है। मेमोरी के अंदर स्पेस देखने के लिए अब हम ये करना है कि हम इसका साइज़ देखेंगे कि साइज़ कैसे इसका यूज़ होता है, ठीक है, साइज़ कैसे हम गेट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम कर लेते हैं इंट का साइज़ गेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा जी, कंसोल प्रिंट करना है तो साइज़ हम लिखते हैं राइट लाइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट यूजेस, ठीक है, और इंट यूजेस प्लस का साइन ऐड कर देते हैं। साइज़ ऑफ का एक मेथड है साइज़ ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे हमने बताना है किसका साइज़ देखना है, इंट का देखना है, ठीक है। यह आ गया भाई, प्लस हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कंकैटिनेट कर सकें। इंट यूजेस दिस बाइट्स। अभी नहीं हमें पता है कि इंट कितनी बाइट्स यूज़ कर रहा है, अब हम देखते हैं कि इंट कितनी बाइट्स यूज़ करता है, ठीक है। इसको हम सेव कर लें, सेव करने के बाद रन करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा है इंट यूजेस 4 बाइट्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंट वेरिएबल, जब भी हम इंट डिफाइन करेंगे तो बेसिकली वो 4 बाइट्स लेगा मेमोरी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस ऐड करते हैं ताकि रीडेबिलिटी आसान हो जाए। सेव करें, स्टार्ट करें, इंट यूजेस 4 बाइट्स, ठीक है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि अनसाइंड इंट जो आपने डिफाइन किया था वो कितने बाइट्स लेता है, ठीक है। यू इंट आ जाएगा यहाँ पे यू इंट आ जाएगा, ठीक है। इनका भी साइज़ देख लेते हैं, ठीक है, ये भी 4 बाइट्स लेता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों की वैल्यूज़ में फ़र्क है। यानी कि इंट जो है वो नेगेटिव नंबर भी कंटेन कर सकता है, लेकिन यू इंट सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही कंटेन करेगा।
अब इनके अगर आपने रेंज देखनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इंट के केस में और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसी तरह से मेन वैल्यू और मैक्स वैल्यू यू इंट के केस में क्या हो सकती है, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हम फिर दोबारा से लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब एक और तरीका देखते हैं, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर साइन इंट मिन वैल्यू देखते हैं, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब इंटीजर की मिनी वैल्यू अगर आपने गेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम प्लस का साइन ही यूज़ करें, अब हम एक दफ़ा स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, सिंटैक्स हमने चेंज कर दिया ज़रा, यानी कि स्ट्रिंग बेसिकली यही है। तो इस तरह से अगर आप डिनोट करते हो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, जिसके अंदर अब आप डॉलर साइन से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ यूज़ करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट डॉट मेन वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इंट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम मिन की जगह पे अब आ जाएगा मैक्स वैल्यू का फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अब देखें, स्ट्रिंग को अगर आपने कंसोल डॉट राइट हैंड पे प्रिंट करना था, एक तरीका था प्लस का ऑपरेटर यूज़ करें और स्ट्रिंग कंकैटिनेट करें, दूसरा तरीका है इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग यूज़ करें जिसके अंदर आप डॉलर साइन यूज़ करें, लेकिन आप देखें यहाँ पर जो है डबल कोट्स एक दफ़ा यूज़ हो रहे हैं और आप कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने अब बिल्ड अगर आप नहीं भी करते, स्टार्ट विद डिबगिंग करते हैं तो पहले खुद ही बिल्ड करेगा और आउटपुट शो करेगा। अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस से शुरू हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू इंट के केस में ये है, ठीक है। इसी तरह से अब उसकी देख लेते हैं, यू इंट की भी देख लें, इसी को कॉपी करें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब यू इंट की देखनी है तो यू इंट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी यू इंट लिख देते हैं, यहाँ पे भी यू इंट, जैसे हमने डिस्कस किया था यू इंट के केस में, अनसाइंड इंट के केस में आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर होती हैं। तो आप देखें इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम की रेंज चेंज हो गई है, ठीक है। अब आपने इसी तरह से बाइट्स देखनी है फ्लोट के केस में, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अब पहले हम फ्लोट, डबल और डेसिमल की बाइट्स पहले चेक करते हैं साइज़ कितना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट, डबल, डेसिमल, ठीक है, और फिर ये भी फ्लोट आ जाएगा, आगे भी साइज़ ऑफ फ्लोट आ जाएगा, यहाँ पर साइज़ ऑफ डबल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। अब इनका साइज़ चेक करते हैं, इनका साइज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब देखें फ्लोट, जब भी आप फ्लोट यूज़ करेंगे तो 4 बाइट्स लेगा, डबल आपके पास 8 बाइट्स लेता है और डेसिमल जो है वो 16 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो दोनों की जो मेमोरी के अंदर स्पेस है वो, तीनों की मेमोरी की स्पेस जो है वो डिफरेंट है। अब इनकी रेंजेस भी चेक कर लेते हैं, रेंजेस चेक करने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट की मिनिमम वैल्यू पहले देखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने डबल की वैल्यूज़ देखनी है मिन मैक्स, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम यूज़ करते हैं डबल, ठीक है, इसको कॉपी कर लें, डबल आ गया, यहाँ पे भी डबल आ गया, यहाँ पे भी डबल आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी भी रेंजेस चेक कर लें कि आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, ठीक है जी। फ्लोट की मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे +38 यहाँ पे, ठीक है। डबल की मीन वैल्यू डिफरेंट है, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं, और जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनकी भी रेंज डिफरेंट है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली 16 बाइट्स पे स्टोर होता है, डबल लेकिन 8 बाइट पर स्टोर है। लेकिन जो बड़ी वैल्यू बेसिकली आप डबल वैल्यू के अंदर, डबल टाइप के अंदर ज़्यादा बड़ी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डेसिमल, ठीक है। यानी जो रेंज है डबल की वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू डेसिमल, लेकिन स्पेस डेसिमल ज़्यादा लेता है। इसकी क्या वजह है, इसको वजह को समझने के लिए हम अभी आपकी छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है डबल और डेसिमल में।
इसको समझने के लिए अभी हम कुछ कोड यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अभी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास कोड आ गया जो कि मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे हम अभी डबल टैप यूज़ कर रहे हैं। पहले तो कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट है यूजिंग डबल्स। अब अच्छा, मैंने एक डिफाइन किया, ए वेरिएबल डिफाइन किया और एक बी वेरिएबल डिफाइन किया है। ए के अंदर 0.1 वैल्यू है और बी के अंदर 0.2 वैल्यू है, ठीक है। ए प्लस बी अगर करें तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, 0.3। और मैंने इक्वल का यूज़ किया है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि ए प्लस बी 0.3 के इक्वल है तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 0.3, ठीक है। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ की है, अभी हमने पढ़ी नहीं है लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने यूज़ की होगी तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आपने पढ़ी हुई तो आप अभी यहाँ पर इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप ये देख लें कि ये कंडीशन बेसिकली हम कंपेयर करें कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आ जाए, अदरवाइज़ कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आ जाए। तो अगर ए बी को जमा करके 0.3 आता है तो हम यहाँ पे आना चाहिए। अगर ए प्लस बी को जमा करके 0.3 नहीं वैल्यू बनती तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 0.3। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब ये देखें आखिरी लाइन देखें, यूजिंग डबल्स के बाद 0.1 प्लस 0.2 डज नॉट इक्वल टू 0.3। अब ये हमें कह रहे हैं कि डज नॉट इक्वल टू, लेकिन ये तो इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अभी कोई मसला है। अब यही प्रोग्राम हम दोबारा लिखते हैं लेकिन यूजिंग डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग डेसिमल्स और डबल की जगह हम टैब चेंज कर देते हैं डेसिमल, ठीक है। ये भी डेसिमल आ जाएगी और ये भी डेसिमल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं m, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोग्राम को दोबारा से सेव करके रन करते हैं। सेव करने के बाद अब रन करें तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे कह रहा है एरर है। अच्छा, ए और बी हमने पहले भी डिफ़ाइन किए हुए हैं इसलिए यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नाम डबल ए ज़ूम करें और डबल पी। तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं डबल ए डबल पी डबल ए डबल पी और डबल ए डबल पी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें कुछ कह रहा है यहाँ पे कैन नॉट बी अप्लाई टू प्रिंट टाइप डेसिमल एंड डबल। अच्छा, एक अभी भी इसको कह रहा है डबल है, लेकिन ये क्यों डबल है, यहाँ पे भी हम एम करेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली बनी है इक्विवेलेंट चीज़। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब रन करें अगर आप तो अब वो कह रहा है जब हमने डबल यूज़ किया था तो कह रहा था नॉट इक्वल टू 0.3, लेकिन जब हमने डेसिमल्स यूज़ किए तो उसने कहा 0.1 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डबल और डेसिमल्स दोनों जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को सेव करने के लिए यूज़ होती हैं जिसके अंदर डेसिमल आता है। लेकिन जब भी आपने एक्यूरेसी को चेक करना है, जब भी यानी कि आपको एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, तब आपने डेसिमल्स यूज़ करना है। दोनों को अंडरलाइन सेव करने का तरीका डिफरेंट है। कंप्यूटर डिफरेंट तरीके से डबल वैल्यूज़ को सेव करता है और डेसिमल के केस में डिफरेंट तरीके से करता है। इसी वजह से इनकी रेंजेस भी फ़र्क हैं, ठीक है। वो तरीका क्या डिफरेंट है इसको भी हम कवर नहीं कर रहे। अभी हम यहाँ तक ये समझ रहे हैं कि अगर आपके लिए एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी 100% मैच हो, ठीक है, तो उसके लिए आप डेसिमल वैल्यू यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप डबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया है। अब हम करते हैं जी, ठीक है। रूल ऑफ थंब बेसिकली क्या यूज़, अब ये भी हम यहाँ से मैं आपको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे कि बेसिकली डबल कब यूज़ करना है। अच्छा, इंट कब करना है, जब आप होल नंबर यूज़ कर रहे हैं। डबल आप यूज़ कर सकते हैं रियल नंबर्स के लिए, जहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर रहे अदर वैल्यूज़ के साथ, और यूज़ डेसिमल कर रहे हैं जब भी आपको एक्यूरेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपने करेंसी को रिप्रेजेंट करना है, मनी, कैट ड्राइंग्स, जनरल इंजीनियरिंग एंड व्हेन एवर एक्यूरेसी ऑफ रियल नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमने डिफरेंट टाइप्स देख ली हैं, इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर और डबल फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम लास्ट टाइप की तरफ आते हैं आज के लेक्चर में, वो हमारे पास है बेसिकली। अच्छा, हमारे पास दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक बुलियन और एक नलेबल टाइप पढ़ी। अब हम बुलियंस पे पहले आ जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, बुलियन वैल्यूज़ कब यूज़ होती हैं, जब आपने ट्रू या फॉल्स बताना हो। सिर्फ ट्रू हो सकता है या फॉल्स सकता है। बोल आप लिखेंगे, फिर उसके एक वेरिएबल का नाम आ जाएगा, इक्वल टू इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगी वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम एक और देखते हैं टाइप, इसको भी समझते हैं, ठीक है।
यहाँ से अब हम कॉपी पहले कर लें कोड, फिर मैं ऐसे वन बाय वन आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं, लेकिन वेरिएबल डिफ़ाइन करते हुए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अब आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। मिसाल के ऊपर आपने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उसकी वैल्यू आपने फाइल से उठानी है, किसी डेटाबेस से उठानी है या कहीं और से आनी है। तो जब आप वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं तो आपको अभी ये नहीं पता कि उसके अंदर वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए आपने नल एक स्पेशल टाइप है। जब आप ये बताते हैं कि भाई अभी जो ये टाइप हम बता रहे हैं इसकी मुझे वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट नल रखवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे जब आप यहाँ पे नल ऐसे करेंगे तो अभी कंपाइल टाइम पे एरर देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम नल वैल्यूज़ इन टाइप के अंदर नहीं सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने नल वैल्यूज़ को अलाउ करना है तो आपने क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो आपने वैल्यू दी थी, ये बात सही थी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अगर आप उसमें नल सेट करना चाह रहे हैं कि भाई अब आप कोई वैल्यू नहीं देना चाह रहे, तो यहाँ पे अब आपके पास एरर आ जाएगा। या अगर हम इसको और सिंपल करते हैं कि आपने एक वैल्यू डिफ़ाइन करनी है नल के साथ, क्या हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने एक ऐसी वैल्यू डिफ़ाइन करनी है जो कि नल को भी सेव कर सके, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, अब देखें यहाँ पे दिस कुड बी नल, ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। हमने इसको नल के साथ इनिशियलाइज किया है। नल का मतलब ये है कि अभी इसकी कोई वैल्यू, अभी हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या स्क्रीन पे आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। अब एक और फंक्शन गेट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट, यानी दिस कुड बी नल, ये एक वेरिएबल है, या तो इसकी वैल्यू गेट कर ले अगर इसको वैल्यू असाइन हुई है, या फिर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें प्रिंट कर दे, ठीक है। अभी देखें, अभी तक इस लाइन तक हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी जो इंट की, वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये भी हमें एरर बता रहा है। अब हमने इसकी एक वैल्यू प्रिंट असाइन कर दी है, ठीक है। तो अब जब हम दोबारा कंसोल राइट लाइन करेंगे तो अब इसकी वैल्यू 7 प्रिंट होगी, और जब यहाँ पे दोबारा आएंगे तो गेट वैल्यू डिफ़ॉल्ट, तो अब देखिए बेसिकली अब हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी है, तो इसकी जो वैल्यू असाइन हुई है वो वाली आनी चाहिए। अगर वैल्यू असाइन नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो होगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अब देखें, पहले यहाँ पे स्पेस आ रही है, स्पेस क्यों आ रही है? क्योंकि फर्स्ट टाइम वो नल था। फिर आ रही है ज़ीरो, ज़ीरो क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी ज़ीरो वो शो कर रहा है, ठीक है। फिर आपने 7 असाइन की है। जब आपने 7 असाइन किया है तो देखें 2 दफ़ा 7 आ रहा है, क्योंकि अब आपने एक दफ़ा एज इट वेरिएबल प्रिंट किया और एज एक दफ़ा आपने किया गेट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट, तो अब वैल्यू साइन हो चुकी है, इसलिए दूसरी दफ़ा भी 7 प्रिंट हो रहा है। तो आज के लेक्चर को हम एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। आज के लेक्चर का हमने क्या देखा है, नल कब यूज़ करते हैं? तब यूज़ करते हैं जब आपने एक ऐसा वेरिएबल डिफ़ाइन करना है जिसके भी आपको वैल्यू असाइन नहीं करनी है, ठीक है। उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने बूलियन टाइप देखी है, बूलियन टाइप क्यों यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपने डेसिमल टाइप और डबल टाइप में फ़र्क समझा है। फिर आपने डेसिमल, डबल, फ्लोट, इनके साइजेस देखे हैं, क्या साइजेस होती हैं, उनकी रेंजेस क्या हैं वो चेक की हैं, ठीक है। इसी तरह इंट और अनसाइंड इंट के भी रेंजेस और साइजेस चेक किए हैं। और इसके अलावा आपने कैरेक्टर टाइप देखी है और स्ट्रिंग टाइप देखी है। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें, अगर आपने कमेंट्स ऐड करने हैं तो कमेंट हम सिंगल लाइन के लिए अगर आपने कमेंट ऐड करने हैं तो डबल फॉरवर्ड स्लैश आएगी, दिस इज़ कमेंट सेक्शन। कमेंट का मतलब ये कि कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। अगर आपका कमेंट सिंगल लाइन में तो आप डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। अगर मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो बेसिकली आपने इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना है, दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अगर आपने प्रोग्राम जब भी आप लिखते हैं तो आप अपने याद दहानी के लिए कुछ उसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं कि भाई ये फंक्शन या ये हमने कोड का सेक्शन किस लिए डिफ़ाइन किया था, ताकि अगर आप बाद में कल को दोबारा आप अपना कोड को पढ़ें या कोई और आपके कोड को देखें तो उसको पता हो भाई ये वेरिएबल आपने किस पर्पज़ के लिए डिफ़ाइन किया। तो कोड्स आप जब भी आप कोडिंग करें तो कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें जो कोड के थ्रू क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट्स का सेक्शन ऐड करें, ताकि अगर कोई और आपका कोड को रीड करे तो उसको समझ आ जाए भाई ये वेरिएबल का पर्पज़ क्या है, नेक्स्ट वेरिएबल को डिफ़ाइन किया हुआ है, आगे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनका पर्पज़ क्या है। तो इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं हम वो शुरू करेंगे।